इतिहास में जब हम देखते हैं ना तो अक्सर महान लोगों को बस एक ही नजरिए से देखते हैं। कोई योद्धा, कोई शासक। लेकिन उनकी शख्सियत, उनके काम करने का तरीका वो कहीं ज्यादा गहरा होता है। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज। हाँ, ज्यादातर लोग उन्हें एक महान योद्धा मानते हैं, स्वराज्य के संस्थापक। बिल्कुल। और ये छवि गलत नहीं है, पर अधूरी है। देखिए, कोई भी बड़ा लक्ष्य, खासकर इतने मुश्किल हालातों में, सिर्फ बहादुरी से हासिल नहीं होता। हाँ, ये बात तो है। उसके पीछे एक जबरदस्त संगठन चाहिए, सोची समझी रणनीति और बेहतरीन मैनेजमेंट स्किल्स। वो सब था उनमें। और आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। हमारे पास प्रोफेसर नामदेव राव जाधव की किताब शिवाजी द मैनेजमेंट गुरु का एक उपलब्ध सारांश है, और हम उसी पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। अच्छा। ये विश्लेषण शिवाजी महाराज को सिर्फ एक योद्धा की तरह नहीं देखता, बल्कि एक कमाल के प्रबंधक, एक मैनेजमेंट गुरु के तौर पर पेश करता है। ये तो बहुत दिलचस्प नजरिया है। मतलब मकसद ये है कि उनकी मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज, उनके सिद्धांत उन्हें समझें। हाँ बिल्कुल। और ये देखें कि क्या वो सिद्धांत आज भी इतने सालों बाद हमारे बिजनेस के लिए, लीडरशिप के लिए उतने ही काम के हो सकते हैं। ये देखना कि इतिहास की वो सीखें आज की दुनिया में कैसे फिट बैठती हैं। सही। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। स्रोत के हिसाब से उनके विजन पर बात होगी, रणनीति, फिर कैसे वो लोगों को मैनेज करते थे, फाइनेंस, टाइम मैनेजमेंट, और हाँ, इनोवेशन और नैतिकता। काफी कुछ है कवर करने को। हाँ, शुरुआत करते हैं उनके विजन से। स्रोत कहता है विजन एकदम साफ था, स्वराज। हाँ, स्वराज। और ये सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा या राज्य बनाने की बात नहीं थी। जैसा विश्लेषण बताता है, ये एक आजाद, न्याय पर आधारित, अपनी संस्कृति, अपनी जड़ों से जुड़े एक शासन का सपना था। उस जमाने के हिसाब से तो ये बहुत बड़ा और शक्तिशाली विचार रहा होगा। बिल्कुल शक्तिशाली। सोचिए ना, एक ऐसा विचार जिसने बिल्कुल अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों को, किसान, सैनिक, सबको एक कॉमन मकसद के लिए इंस्पायर किया। वो भी तब जब सामने मुगल और आदिलशाही जैसी बड़ी ताकतें थी। ये सिर्फ नारा नहीं हो सकता, इसमें कुछ गहरा कनेक्शन रहा होगा लोगों का। हाँ बिल्कुल। और यही तो किसी भी कामयाब संगठन या आंदोलन की पहचान होती है ना। स्रोत इसकी तुलना आजकल के कॉर्पोरेट मिशन स्टेटमेंट से करता है, पर मुझे लगता है ये उससे कहीं ज्यादा गहरा था। अच्छा, क्यों? देखिए, कॉर्पोरेट मिशन अक्सर प्रॉफिट या मार्केट शेयर पर फोकस करता है, पर स्वराज्य का विजन लोगों की पहचान, उनके स्वाभिमान, उनके भविष्य से जुड़ा था। एक इमोशनल बॉन्ड था। ऐसे साफ और मोटिवेट करने वाले विजन के बिना कोई भी ग्रुप, चाहे सेना हो या कंपनी, वो दिशा खो सकता है, खासकर मुश्किल वक्त में। सही बात है। यही विजन था जिसने इतनी कुर्बानियों और मुश्किलों के बाद भी लोगों को एक साथ रखा। विजन तो ठीक है, लेकिन उसे हकीकत बनाने के लिए प्लानिंग चाहिए, स्ट्रैटेजी। वो भी तब जब आपके पास साधन कम हो और दुश्मन बहुत ताकतवर। ये चीज मुझे हमेशा हैरान करती है कि कम रिसोर्सेज में उन्होंने ये सब कैसे किया। हाँ, और यहीं पर उनकी असली प्रतिभा दिखती है। जैसा विश्लेषण में भी बताया गया है, ये इस बात का परफेक्ट उदाहरण है कि सिर्फ संसाधन होना ही सब कुछ नहीं होता। हाँ, उन्हें इस्तेमाल कैसे करना है वो जरूरी है। बिल्कुल, यानी रणनीति। शिवाजी महाराज ने अपनी ज्योग्राफिकल कंडीशन, मतलब सह्याद्री के पहाड़, किले, अपनी सेना की फुर्ती और दुश्मन की कमजोरियां, इन सब का बहुत बारीकी से एनालिसिस किया। उनकी स्ट्रैटेजी सिर्फ हमला करना नहीं थी, बल्कि सही समय पर, सही जगह पर और अपनी शर्तों पर लड़ना। ये थी उनकी रणनीति। जैसे वो उनकी मशहूर गुरिल्ला टैक्टिक्स, गनीमी कावा जिसे कहते हैं, और वो किलों का नेटवर्क, ये सब इसी का हिस्सा था। निश्चित रूप से। गनीमी का वावा का मतलब ही था दुश्मन को चौंकाना, परेशान करना, उसकी सप्लाई लाइन काट देना और फिर तेजी से निकल जाना, बड़ी सेनाओं से सीधे भिड़ने से बचना। स्मार्ट। हाँ, स्रोत इसे आज के स्टार्टअप कल्चर से जोड़ता है। जैसे कोई छोटा स्टार्टअप कम बजट में बड़ी कंपनी को टक्कर देने के लिए कुछ हटके करता है ना। हाँ बिल्कुल, इनोवेटिव तरीके अपनाता है। वैसे ही शिवाजी महाराज ने अपनी तेज सेना और ज्योग्राफिकल नॉलेज का फायदा उठाया, पर यह तुलना पूरी तरह से सही भी नहीं है शायद। क्यों? आपको ऐसा क्यों लगता है? देखिए, स्टार्टअप का रिस्क ज्यादातर फाइनेंशियल होता है। शिवाजी महाराज का रिस्क तो जीवन और मौत का था, पूरे समाज के भविष्य का सवाल था। उनकी स्ट्रैटेजी में सिर्फ बिजनेस वाली चालाकी नहीं थी, उसमें हिम्मत थी, दूर की सोच थी और अपने लोगों की जान की फिक्र भी थी। ये गहरा पॉइंट है। हर चाल के पीछे पक्की इंटेलिजेंस, सटीक प्लानिंग और तेज एग्जीक्यूशन होता था। ये सिर्फ डिसरप्शन नहीं था, ये अस्तित्व की लड़ाई थी जिसे बहुत कुशलता से लड़ा गया। बहुत अहम बात कही आपने। रणनीति कितनी भी अच्छी हो,
उसे अमल में लाने के लिए सही लोथ चाहिए। और यहाँ स्रोत एक और दिलचस्प बात बताता है, उनकी भर्ती की नीति। हाँ। कहा गया है कि सेना और एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग चुने जाते थे वो उनकी काबिलियत, उनकी लॉयल्टी, उनकी क्षमता के आधार पर चुने जाते थे। ये नहीं देखा जाता था कि कौन किस जाति का है या किस परिवार से है। ये वाकई असाधारण था उस जमाने के लिए, है ना? हाँ। हम आज मेरिटोक्रेसी की बात करते हैं, योग्यता पर आधारित सिस्टम, लेकिन सदियों पहले इसे लागू करना, वो भी ऐसे समाज में जहां जात पात इतनी गहरी थी, ये सचमुच दूरदर्शी लीडरशिप का सबूत है। स्रोत इसे कहता है राइट टैलेंट इन राइट रोल, सही काम के लिए सही इंसान। बिल्कुल। शिवाजी महाराज समझ गए थे कि किसी भी संगठन की असली ताकत उसके लोग होते हैं। अगर काबिल और वफादार लोगों को मौका मिले तो वो कमाल कर सकते हैं, चाहे उनका बैकग्राउंड कुछ भी हो। लेकिन सिर्फ सही लोगों को चुनना ही काफी नहीं होता होगा। उन्हें मोटिवेटेड रखना, टीम स्पिरिट जगाना, ये सब भी तो जरूरी रहा होगा। इस पर कुछ कहता है स्रोत? हाँ, विश्लेषण इस तरफ भी इशारा करता है। उनका लीडरशिप स्टाइल सिर्फ ऑर्डर देने वाला नहीं था, वो खुद लीड करते थे, फ्रंट से जोखिम उठाते थे, अपने सैनिकों का, अधिकारियों का ख्याल रखते थे। अच्छा। यही वजह थी कि लोग उनके लिए इतने लॉयल थे, जान देने को तैयार रहते थे। ये दिखाता है कि अच्छा एचआर मैनेजमेंट सिर्फ भर्ती तक नहीं होता, उसमें लोगों का डेवलपमेंट, उनकी केयर, एक अच्छा माहौल बनाना, ये सब शामिल है। एक तरह का एम्प्लॉई एंगेजमेंट कह सकते हैं, जो आजकल बहुत चलता है। हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। ये आज भी किसी ऑर्गेनाइजेशन की कामयाबी के लिए बहुत जरूरी माना जाता है। ये सब सुनकर लगता है कि उन्होंने एक बहुत ही सॉलिड सिस्टम बनाने पर ध्यान दिया। चलिए अब फाइनेंशियल साइड पर आते हैं। कोई भी राज्य या बड़ा अभियान बिना मजबूत इकोनॉमी के तो नहीं चल सकता। नहीं चल सकता। स्रोत उनके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में क्या बताता है? स्रोत के हिसाब से उनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी उनकी दूर की सोच का सबूत था। वो आय और व्यय, मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर, इसमें बैलेंस रखने पर बहुत जोर देते थे। अच्छा। उनकी टैक्स प्रणाली न्यायपूर्ण थी, मतलब लोगों की क्षमता के हिसाब से टैक्स लिया जाता था और कोशिश रहती थी कि आम जनता पर, खासकर किसानों पर, ज्यादा बोझ न पड़े। फिजूल खर्ची पर कंट्रोल था। इसे आज की भाषा में फाइनेंशियल डिसिप्लिन कहेंगे। और शायद कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन भी, मतलब खर्च सोच समझ कर करना। बिल्कुल, आप कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन कह सकती हैं, पर यह सिर्फ लागत कम करना नहीं था, ये था रिसोर्सेज का बेस्ट यूज। हर सिक्का स्वराज्य के बड़े लक्ष्य के लिए जरूरी था। उनके लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सिर्फ अकाउंट बुक बैलेंस करना नहीं था। तो क्या था? वो आजादी और आत्मनिर्भरता की गारंटी थी। विश्लेषण इसे आज के कॉर्पोरेट जगत के सस्टेनेबल ग्रोथ मॉडल से जोड़ता है, जहां कंपनियां सिर्फ प्रॉफिट नहीं देखती, बल्कि लंबे समय तक टिके रहने और ग्रो करने पर ध्यान देती हैं। शिवाजी महाराज समझते थे कि बिना आर्थिक अनुशासन के कोई भी विजन, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो जमीन पर नहीं उतर सकता। उन्होंने लूट मार की जगह एक परमानेंट रेवेन्यू सिस्टम बनाने पर ध्यान दिया। ये उनके राज्य की लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए जरूरी था। मतलब विजन, स्ट्रैटेजी, लोग और पैसा, इन चारों पिलर्स पर उन्होंने मजबूती से काम किया। लेकिन एक और चीज है जो लड़ाई में भी और राजकाज में भी बहुत जरूरी होती है, वो है समय, टाइम। हाँ, समय। स्रोत उनकी निर्णय लेने की क्षमता और टाइम मैनेजमेंट पर क्या कहता है? विश्लेषण इस बात पर जोर देता है कि शिवाजी महाराज की तेज फैसले लेने की क्षमता और सही टाइम पर सही एक्शन लेना, ये उनकी कामयाबी के बड़े कारणों में से एक था। चाहे युद्ध का मैदान हो या राज्य का एडमिनिस्ट्रेशन, मौके अक्सर पल भर के लिए ही आते हैं। सही समय पर लिया गया एक छोटा सटीक फैसला भी गेम बदल सकता है, और देर से लिया गया बड़ा फैसला भी बेकार हो सकता है। ये बात तो आज की तेज रफ्तार बिजनेस दुनिया पर भी 100% लागू होती है। बिल्कुल। मार्केट इतनी तेजी से बदलता है कि जो कंपनियां या लीडर तेजी से फैसले नहीं ले पाते, वो पीछे रह जाते हैं। स्पीड और एक्यूरेसी की बात होती है हमेशा। हाँ, स्रोत भी इसी स्पीड और एक्यूरेसी, गति और सटीकता को हाईलाइट करता है। लेकिन शिवाजी महाराज के केस में ये सिर्फ तेजी नहीं थी। और क्या था? ये सही मौके को पहचानने की काबिलियत थी, सिचुएशनल अवेयरनेस, और फिर बिना हिचके उस पर एक्शन लेने की हिम्मत। उन्हें पता था कब इंतजार करना है, कब हमला करना है, कब पीछे हटना है। एक तरह का डायनामिक टाइम मैनेजमेंट था ये। सिचुएशन के हिसाब से बदलने वाला। हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ घड़ी देखकर काम करना नहीं था, ये मौके की नब्ज पहचानना था।
वाकई दिलचस्प है। चलिए अब एक और पहलू पर आते हैं जो मुझे हमेशा बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, इनोवेशन और अडेप्टेबिलिटी, मतलब नई चीजें करना और हालात के हिसाब से ढल जाना। स्रोत बताता है कि उन्होंने पारंपरिक तरीकों के साथ साथ नई तकनीकें भी अपनाई, जैसे गुरिल्ला युद्ध। हाँ, गनीमी कावा या गुरिल्ला टैक्टिक्स उनकी सबसे असरदार इनोवेशंस में से एक थी। ये उस समय की ट्रेडिशनल लड़ाई के स्टाइल से बिल्कुल अलग थी और पहाड़ी इलाकों में बड़ी भारी सेनाओं के खिलाफ बहुत कारगर साबित हुई। हाँ, ये उनकी जबरदस्त अडेप्टेबिलिटी को दिखाता है, मतलब सिचुएशन के हिसाब से खुद को और अपनी स्ट्रैटेजी को बदलने की क्षमता। वो लकीर के फकीर नहीं थे। लेकिन क्या ये सिर्फ एक वॉर टैक्टिक थी या ये उनकी पूरी सोच का हिस्सा था? मेरे विचार में, और जैसा विश्लेषण भी इशारा करता है, ये उनकी पूरी सोच का हिस्सा था। ये दिखाता है कि वो लगातार सीखने और इम्प्रूव करने में विश्वास रखते थे। जैसे उन्होंने नेवी की इम्पोर्टेंस समझी और एक मजबूत नौसेना खड़ी की। ये उस समय भारतीय शासकों के लिए बिल्कुल नई बात थी। किलों की मरम्मत, नए किले बनाने में भी उन्होंने नई टेक्निक्स इस्तेमाल की। ये एक तरह का कंटिन्यूअस इनोवेशन का माइंडसेट था। मतलब हमेशा बेहतर करने की, नए सॉल्यूशंस खोजने की कोशिश। बिल्कुल। आज बिजनेस में भी तो यही कहा जाता है, इनोवेट करो या खत्म हो जाओ। सही बात। मार्केट बदलता है, टेक्नोलॉजी बदलती है, कस्टमर की पसंद बदलती है। जो कंपनियां या लीडर खुद को बदलते नहीं, वो पीछे रह जाते हैं। बिल्कुल सही। स्रोत इसी बात पर जोर देता है कि बिजनेस हो या शासन, लगातार बदलते माहौल में रेलेवेंट बने रहने के लिए इनोवेशन और अडेप्टेबिलिटी जरूरी है। शिवाजी महाराज का उदाहरण दिखाता है कि कैसे नई सोच और सिचुएशन के हिसाब से ढलने की क्षमता किसी भी लीडरशिप को असरदार और टिकाऊ बनाती है। उन्होंने ये साबित किया कि आप कम संसाधनों के बावजूद अपनी समझ और क्रिएटिविटी से बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। इन सारे मैनेजमेंट स्किल्स के साथ विजन, स्ट्रैटेजी, एचआर, फाइनेंस, टाइम मैनेजमेंट, इनोवेशन, एक और धागा है जो इन सबको जोड़ता हुआ सा लगता है, और वो है नैतिकता, एथिक्स। हाँ, स्रोत उनके एथिकल लीडरशिप पर भी काफी जोर देता है। हाँ, और ये पहलू शायद सबसे जरूरी है, क्योंकि ये उनके लीडरशिप को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। विश्लेषण बताता है कि शिवाजी महाराज का शासन सिर्फ सत्ता पाने या राज्य बढ़ाने के बारे में नहीं था, उसका एक मजबूत नैतिक आधार था। अच्छा। प्रजा का भला सोचना, खासकर किसानों का ध्यान रखना, सभी धर्मों का सम्मान करना और महिलाओं की सुरक्षा और इज्जत सुनिश्चित करना, ये उनके शासन के बेसिक प्रिंसिपल्स थे। मैंने सुना है जैसे अफजल खान के वध के बाद उसके साथियों के साथ या सूरत की लूट के दौरान भी आम नागरिकों और महिलाओं के साथ बुरा बर्ताव न करने के उनके सख्त आदेश थे। हाँ, ऐसे कई किस्से हैं, और ये नीतियां सिर्फ कहने के लिए नहीं थीं, इन्हें सख्ती से लागू किया जाता था। ये उनके कैरेक्टर की मजबूती दिखाता है। उन्होंने साबित किया कि पावर और एथिक्स साथ साथ चल सकते हैं। सच तो ये है कि उनका नैतिक व्यवहार ही उनकी ताकत का एक बड़ा सोर्स था। इससे लोगों में उनके लिए गहरा विश्वास पैदा हुआ। आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी एथिकल लीडरशिप, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसी बातें खूब होती हैं। क्या स्रोत इससे आज के कॉन्टेक्स्ट से जोड़ता है? हाँ, विश्लेषण बिल्कुल जोड़ता है। आज हम समझते हैं कि बिजनेस में ट्रस्ट और एथिकल बिहेवियर किसी भी कंपनी की रेप्यूटेशन और लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए कितने जरूरी हैं। सही बात है। जब कस्टमर, एम्प्लॉय और सोसाइटी का आप पर भरोसा होता है, तभी आपकी संस्था टिक पाती है। शिवाजी महाराज का उदाहरण दिखाता है कि नैतिक मूल्यों पर आधारित लीडरशिप सिर्फ अच्छा ही नहीं होता, बल्कि ये प्रैक्टिकली असरदार भी होता है। ये एक ऐसी लेगेसी बनाता है जो सिर्फ जीती हुई लड़ाइयों या बनाए गए किलों तक नहीं रहती, बल्कि लोगों के दिलों में जिंदा रहती है। हाँ। ये लीडरशिप का वो पहलू है जो शायद सबसे ज्यादा टिकाऊ होता है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो प्रोफेसर जाधव की किताब के इस सारांश के अनुसार शिवाजी महाराज सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, बल्कि एक कंप्लीट लीडर थे। हाँ। उनका मैनेजमेंट मॉडल, विजन, स्ट्रैटेजी, सही लोगों का चुनाव, फाइनेंशियल डिसिप्लिन, टाइम का सही इस्तेमाल, लगातार नयापन और सबसे बढ़कर नैतिक मूल्यों का एक शक्तिशाली मिक्सचर था। बिल्कुल। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिद्धांत किसी मैनेजमेंट स्कूल में नहीं बने थे। ये युद्ध के मैदान और एडमिनिस्ट्रेशन की असली चुनौतियों के बीच से निकले थे। हाँ, ये बात तो है। शायद इसीलिए इनमें इतनी प्रैक्टिकलिटी और गहराई है।
स्रोत तो यहाँ तक कहता है कि ये सदियों पुराने सिद्धांत आज के कई मॉडर्न मैनेजमेंट गुरुओं की बातों से ज्यादा ठोस और फायदेमंद साबित हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जमीनी हकीकत, इंसानी स्वभाव और टिकाऊ मूल्यों पर आधारित है। ये वाकई सोचने वाली बात है। लगता है जैसे इतिहास के खजाने में आज के लिए भी बहुत कुछ छिपा है, बस उसे सही नजरिए से देखने की जरूरत है। निश्चित रूप से सिद्धांत समय के साथ पुराने नहीं पड़ते अगर वो यूनिवर्सल सच पर आधारित हों। लीडरशिप के जो बेसिक एलिमेंट हैं, साफ दिशा देना, सही रणनीति बनाना, लोगों को मोटिवेट करना, रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करना और नैतिकता से काम करना, ये आज भी उतने ही काम के हैं जितने शिवाजी महाराज के समय में थे। तो इस गहरी और सोचने पर मजबूर करने वाली चर्चा के आखिर में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। एक विचार जो मन में आ रहा है, आज की ये जो इतनी कॉम्प्लेक्स, टेक्नोलॉजी से चलने वाली और तेजी से बदलती दुनिया है, जहां हर रोज मैनेजमेंट के नए सिद्धांत और फैशन आते जाते रहते हैं। या इसे इस तरह से भी सोच सकते हैं, अगर आज के किसी लीडर को शिवाजी महाराज के मैनेजमेंट के खजाने से सिर्फ एक सिद्धांत चुनना हो और उसे तुरंत अपने संगठन में लागू करना हो, तो वो कौन सा एक सिद्धांत होगा जो सबसे बड़ा पॉजिटिव बदलाव ला सकता है और क्यों? बेहतरीन सवाल। इन पर सोचना वाकई फायदेमंद होगा। इन्हीं सवालों और विचारों के साथ आज की एक गहन बातचीत यहीं समाप्त करते हैं।